अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वफाकी बजट के हवाले से मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त तनकीद का सामना है। गो कि हुकूमत ये बार बार कहती है कि इतने सख्त तरीन हालात में इससे बेहतर बजट नहीं बनाया जा सकता था। अलबत्ता टैक्सों की भरमार से सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास और इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है उससे यकीनन इस बजट को इन्फ्लेशनरी ज़रूर कहा जाएगा। जैसे जैसे बजट की तमाम तर नुकात जो है वो ज़ेर बहस आ रहे हैं, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब हुकूमत वापस भी लेगी। लेकिन इन तमाम तर बातों के अलावा जो दो बातें हैं वो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर एक ये कि क्या हुकूमत ने अपने अखराजात में किसी किस्म की कोई कमी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी तश्कील दी थी जिसने ब्रीफिंग भी दी, लेकिन उसकी ब्रीफिंग क्यों पसंद नहीं आई ये आज तक किसी को नहीं पता, बल्कि उसके ऊपर एक और कमेटी तश्कील दे दी गई और कहा जा रहा है कि अब ये तमाम सिफारिशात पेश करेगी कि किस तरह से अखराजात को कम किया जाए। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि जिस तरह से सहाफ़ी ने सवाल किए, सहाफ़ी ने बाकायदा तौर पर ये कहा कि आप लोगों के ऊपर तो भूख डाल रहे हैं, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी मराद भी बढ़ती हैं, उनको फ्री बिजली भी मिलती है, फ्री गैस भी मिलती है, फ्री पेट्रोल भी मिलता है। ये किस किस्म का मुनसिफाना निज़ाम है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी, ख्वाह वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस बजट के हवाले से नाराज़ नज़र आते हैं और तनकीद भी कर रहे हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी खुर्रम साहब, लोगों को तो छोड़े चले, डिफरेंट सेक्टर्स को भी हम छोड़ दें, लेकिन इत्तेहादी तो नाराज़ हैं आप लोगों से। वो ये कहते हैं, जैसे अगर मैं कोट करूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, तो वो ये कहते हैं कि हुकूमती ओहदेदारों और अमीरों की सहूलतकारी का ये बजट है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोतरज़ है। वो कहती है कि हम इत्तेहादी थे, वज़ीर आज़म के बनने में हमारे वोट शामिल थे, लेकिन बजट से पर ना मशावरत की गई, ना ही हमें कोई ब्रीफिंग दी गई। जी, इत्तेहादियों के जो मामलात हैं उसमें पहली बात तो ये समझने की है कि अगर उनके पास कोई मुस्बत तजावीज़ हैं इस बजट को बेहतर बनाने की, तो हुकूमत इस मामले में बिल्कुल ओपन माइंडेड है और हम चाहेंगे कि बेहतर तजावीज़ को बजट के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करें, ताकि जब फाइनली इस महीने के आखिर में पार्लियामान के सामने बजट जाएगा तो उसके अंदर वो तमाम मुस्बत तजावीज़ जो हैं उन्हें ऐड किया जा सकता है। दूसरा, मेरी ये तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब के पास अभी चंद 2 हफ्ते हैं कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ अपने वज़रा के जरिए एक ज्यादा इंटेंसिव मुशावरत करें और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। तीसरी बात यह है कि अगर जहां तक उनके कोई PSDP के मामले में इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि मामला भी तो सिर्फ पार्लियामान के सामने पेश हुआ है। तो अभी काफी एक मौका है कि बेहतर सियासी इंतजाम के जरिए जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज जो ऐड करनी है कि इत्तेहादी जो हैं वो इस मौके को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी इश्यूज को भी रिजॉल्व करने के लिए पंजाब में। तो बहरहाल ये सब बातें जो हैं ये बेहतर पॉलिटिकल मैनेजमेंट की मुतकाजी हैं। अच्छा। जो कि मेरी तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब ईद की छुट्टियों में भी और उसके बाद जब दोबारा अगले हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा और बजट पर बहस होगी, उस दौरान हुकूमत का पहला काम यही होगा कि अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। अच्छा, अब ये जो 2 मसाइल हैं खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपने भी सुना होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पोस्ट बजट ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि कुछ इश्यूज जो हैं वो वज़ीर आज़म रिलेटेड हैं और कुछ वज़ीर आला पंजाब रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपने जिक्र PSDP का किया, आपने ये भी देखा होगा कि सिंध के वज़ीर आला ने कहा कि अच्छा होता कि वफाक सिंध के प्रोजेक्ट्स को भी, तरक्याती प्रोजेक्ट्स को भी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट समझकर शामिल करती। यानी एक तो शिकायत उनकी ये है, लेकिन पंजाब में स्पेस नहीं दी जा रही, ये भी ऑन रिकॉर्ड कहा जा रहा है। नून लीग स्पेस नहीं दे रही। किस किस्म की स्पेस की मुतकाजी है पीपल्स पार्टी? जी, पहली बात ये कि जो PSDP के इश्यूज हैं, जो सिंध के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, उनका जिक्र तो वजीर खजाना ने अपनी तकरीर में किया कि हम उन्हें मुकम्मल करेंगे, जिसमें कराची शहर के लिए सबसे जो अहम पानी लाने का मंसूबा है K4 मंसूबा, उसको उन्होंने अपनी तकरीर में उसका जिक्र किया। तो लिहाजा सिंध के जो इश्यूज हैं वो किसी तरह भी वफाकी हुकूमत
की नजर से दूर नहीं है, लेकिन अगर वो, मैं फिर कहता हूँ कि ये मामला किसी सख्ती का या कोई ये नहीं है कि यहाँ दरवाजे बंद हो गए हैं। अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इन पीएसटीपी में शामिल होना चाहिए, तो जरूर हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस प्रोवाइजो के साथ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत है उसके ऊपर चूंकि जो अंदरूनी कर्जा पाकिस्तान की हुकूमत ने दे रखा है, जिसमें 2018 से 22 तक तकरीबन 80% इजाफा किया गया, और अब वो जो रकम है, अगर आप बजट की दस्तावेज पढ़ें तो वो 8,800 अरब रुपए के करीब पहुंच चुकी है, सिर्फ इंटरेस्ट की रीपेमेंट जी। अब इसको आप कंपेयर करें कि डिफेंस जो है पाकिस्तान का वो 2100 अरब रुपए है इस साल, तो लिहाजा वो जो रीपेमेंट्स हैं वो 4 गुना हो चुकी हैं। फेडरल गवर्नमेंट बहुत स्क्वीज्ड है अपने रिसोर्सेज में, तो लिहाजा यहाँ जो सूबे हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा वसाइल ट्रांसफर होने ऑटोमेटिकली नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत, तो सूबों के ऊपर अवाम को जो सहूलियात पहुंचाने का जो बर्डन है वो सूबों पर इस वक्त ज्यादा है। जब तक इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत जो आने वाले सालों में ग्रोथ के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए मजीद वसाइल हासिल नहीं कर लेती, तो ये मैं दो बातें कर रहा हूँ कि एक तो हम पीएसटीपी को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इशू है कि वफाकी हुकूमत के पास कम रिसोर्सेज हैं, सूबों के पास ज्यादा है, और सूबों का ये फर्ज है कि वो इस वक्त अपना अब उन्होंने अपना हिस्सा देना है, अब अवाम की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए, अमन और अमान के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा करे, ताकि वफाकी हुकूमत जो है जो पाकिस्तान की पूरी ऑब्लिगेशन है उन्हें पूरा कर सके। दूसरा, आपने स्पेस का सवाल किया था जी, पंजाब में, तो स्पेस जो है वो असल में उसकी जो उर्दू तर्जुमा है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि पंजाब के बाद जिलों में जहां पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मौजूद है, वहां जो तैनातियां हैं जिले इंतजामिया की और दूसरी इंतजामिया की, वो उनकी मुशावरत से की जाए। तो ये बात अब मरियम नवाज साहब के सामने रख दी गई है, वो उसमें जरूर पेशरफ्त करेंगे। अच्छा, और वो बहुत से कुछ ऐसे इश्यूज थे जो उन्होंने कहा था कि जो जाहिर है कि जब ये हुकूमत बन रही थी तो वो कमिटमेंट्स थी, वो भी अभी पूरी नहीं हुई हैं। सो आई डोंट नो इफ देयर आर एनी मोर कमिटमेंट्स। नहीं, देखिए, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इनके दरमियान गुफ्तगू आज से नहीं, 18 साल पहले जब मिसाक जमहूरियत साइन किया था शहीद बेनजीर भुट्टो ने और मोहम्मद नवाज शरीफ ने, तब से ये गुफ्तगू जारी है, और उसमें एक बाहमी एहतराम भी है और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का अज़म भी है। तो कोई भी यहाँ जब हमने फैसला किया था तो कोई ऐसे इन राइटिंग कोई मुआहदा नहीं हुआ था कि ये होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक दूसरे को उनका जो हक है मुख्तलिफ जगहों पे जो मौजूद है, और सिर्फ पंजाब और वफाक नहीं है, बलोचिस्तान में भी मौजूद है, और इसी तरह सिंध में भी मुस्लिम लीग नून की अपनी एक डिमांड है कि उसको भी कुछ उसमें स्पेस दिया जाए सिंध में भी। तो लिहाजा ये सब इशूज जो है, असल में जो बुनियादी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब और उनके जो गुज़रा हैं, उनसे मेरी तवक्को है कि आने वाले हफ्तों में और महीनों में बजट के बाद भी पीपल्स पार्टी के साथ एक इंटेंसिव मुशावरत रिक्वायर्ड है, उसको जारी रखेंगे। हाँ, इंटेंसिव जरूर है, क्योंकि आपने उधर देखा कि तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई साहब को मुज़ाकरात करने के लिए इख्तियारात दे दिए हैं, और वो अब जाहिर है कि मुख्तलिफ जमातों से हो सकता है आप सबके साथ भी मज़ाकरात हों, और मज़ाकरात की जो चीज़ें हैं वो ज़रा अब आगे बढ़ती खुर्रम दस्तगीर साहब नज़र आ रही हैं, और ऐसे में पीपल्स पार्टी को नाराज़ ना करना मेरे ख्याल से आप लोगों के हक में बेहतर भी होगा। तवक्को है कि वो तहरीक इंसाफ के बरक्स पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, और उनकी जो मौजूदगी है वो इस जो भी मुज़ाकरात है उसमें इस बात को यकीनी रखेगी कि वो जमहूरियत और आइन के ताबे ही रहेंगे। तो हम बिल्कुल वो वेलकम है और उनसे बात हम करेंगे, और ये इस बात का तयन होना बाकी है कि मुज़ाकरात की मेज पर रखा क्या है, वो अब अचकजई साहब से जब मुज़ाकरात होंगे तो वो खुद बताएंगे। अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने बड़ी एक दिलचस्प बात की और थोड़ी हैरान कुन भी मैं कहूँगी। उन्होंने कहा कि हमसे तो लोग आकर ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को 5 साल आप जेल में रखें। ये किस किस्म के लोग हैं, कौन है ये लोग जो ये कह रहे हैं? जी, वो लोग हैं, चाहे उनकी तादाद कम ही है, जो एक और 9 मई नहीं देखना चाहते इस मुल्क में। मैं भी उनमें शामिल हूँ कि हमें
इस तरह की जो तशद्दुद की सियासत है, रियासती इमलाक को आग लगाने की सियासत है, पुलिस को ज़दोकोब करने और पेट्रोल बम फेंकने की जो सियासत है, हमें उससे दूर रहना है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का इस वक्त जो पहला मुतालबा है और हमारा फर्ज है वो यही है कि उनकी जो मुआशी हालत है वो उसमें बेहतरी लाई जाए, और वो बेहतरी बगैर इस्तेहकाम के नहीं आ सकती। अगर यहाँ हेजान रहेगा सड़कों पे, अगर हुकूमत बजाय ये कि वो मतलब सूबाई हुकूमतें हैं, अगर उनका फोकस इस पर रहेगा कि हमने सड़कों पर अमन अमान कायम करना है और सारा वक्त उसी की इमरजेंसी मीटिंगें होती रहेंगी, और फिर अवाम की जो असल मसाइल हैं तालीम के, सेहत के, अमन व अमान के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनसे हुकूमत की तवज्जो हट जाएगी, तो फिर पाकिस्तान का फायदा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं वो अदालत के हुक्म पर हैं, और अदालतें जिस तरह फैसला करेंगी वो भी हमें कबूल होगा। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी पूरी बातों से तो ये अखज़ किया जा सकता है बड़े आराम से कि आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के बानी बाहर आ जाते हैं, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, तो आप लोगों के लिए फिर माशी जो इस्तेहकाम है वो लाना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब आप चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप कहते थे कि इमरान खान चाहते थे कि तमाम तरह ऑपोजिशन को बंद कर दिया जाए, आज वही चीज आप कर रहे हैं। नहीं, हमारी ये बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि किसी को भी बगैर किसी अदालती हुक्म के जेल में रखा जाए। अदालतों ने ही उन्हें पाबंदे सलासल किया है, और अगर अदालतें हुक्म देंगी उनको आजाद करने का तो हम उन्हें आजाद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको भी, और ये शायद आने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा हो, कि ये भी अब समझना है, मैं फिर दोहराता हूँ कि पाकिस्तान में अब दोबारा 9 मई करने की गुंजाइश नहीं। पहले 9 मई के हवाले से भी पंजाब में भी हमने सुना कि प्रोसिक्यूटर स्पेशल चेंज किए गए हैं, क्योंकि उसका भी बड़ा जिक्र है। आज तक समझ में नहीं आ सका है, डिस्पाइट द फैक्ट इतनी कमिटीज़ भी, केयरटेकर सेटअप ने भी रिपोर्टें दी। तो लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये मसला जो है वो उस वक्त की हुकूमत का भी था, यानी शहबाज शरीफ साहब भी थे, फिर केयरटेकर सेटअप का भी था, सही केसेस बनाए नहीं, तभी 9 मई लटका हुआ है अभी तक। जी, ये तो आज की हुकूमत के वो जरा बेहतर बता सकते हैं। मेरे जो चंद महीने उस वक्त हुकूमत में थे, उस वक्त तो पूरी कोशिश यही थी कि ये मामला जो है कानून और आइन के मुताबिक ही हल करना है, और इसीलिए मेरी ये तवक्को है कि जब बजट के इस जो अभी जिम्मेदारी है उससे फारिग होंगे तो पहली जो 3-4 तरजीह है वो यही है कि 9 मई में जो जिम्मेदारान या मंसूबा साज या जो करने वाले थे उन्हें सजाएं दें, और जो उसमें शामिल नहीं थे और अगर वो जेर हिरासत है उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मेरे ख्याल में ये मुल्क में अमन कायम करने के लिए सबसे बेहतर स्टेप यही होगा कि जो लोग उसमें शामिल नहीं थे, जिनके पास खिलाफ सबूत नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद फोकस। यानी बजट के बाद, ईद के बाद जो चीज़ें तरजीह हुकूमत देगी उनमें ये तमाम मामलात भी होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे हमारे साथ होंगे शोएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ से। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से दिया है। इस पर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो जिससे चाहें बात करें, अलबत्ता ख़ुद तहरीक इंसाफ जो जमातें हैं इस वक्त हुकूमत में उनसे बात नहीं करेगी। इस पर और जो कुछ खुर्रम दस्तगीर साहब ने अभी ब्रेक से पहले कहा उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ से शोएब शाहीन साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शोएब शाहीन साहब, सबसे पहले तो हुकूमत अपनी तरजीह बताई है खुर्रम दस्तगीर साहब ने जाते जाते। उन्होंने कहा है कि बजट पास होने के बाद जो पहली तरजीह है हमारी वो 9 मई के जो मुजरिम हैं, सहूलतकार हैं, जिन्होंने ये सब कुछ प्लान किया, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। और पंजाब में आपको भी इल्म है कि 9 मई के मुकदमात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो तब्दील भी किए गए हैं। सो मामला 9 मई का जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब ये काले बादल आप लोगों पर अभी मंडलाते रहेंगे। इनको रिजेक्ट कर चुकी है आवाम, इनसे शदीद नफरत करती है, ये अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, मार्केट नहीं जा सकते, इतनी लोग इनसे नफरत करते हैं। ये कठपुतली अपने आप को, ये क्या ये जज हैं कि चीफ जस्टिस हैं या जस्टिसेस हैं, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने मुकदमे बनाने थे, बना लिए। इन बेशरम लोगों ने लोगों की चादर चार दीवारी की पामाली करनी थी की, लोगों के घरों में औरतों को उठाया, लोगों को बच्चों को उठाया,
آج بھی عالیہ سنم، ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ دونوں بچیاں عالیہ حمزہ اور سنم جاوید، ان کو 14 گھنٹے پریزن وینس میں رکھتے ہیں شدید گرمی میں. ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ کیا ہمارے ملک میں آئین، قانون، انصاف نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے یا ان لوگوں نے کرنا ہے؟ بھائی تم نے پرچے کیے، ایک عدالت نے بری کیا؟ ایک وقت میں مجھے بتائیں، ایک وقت میں ایک شخص ایک جگہ پہ ہو سکتا تھا نا؟ یہ مجھے بتائیں کہ عالیہ ہو یا سنم ہو یا باقی ہمارے ورکرز ہوں، ایک وقت میں کتنی جگہ پہ وہ موجود تھے؟ یعنی لوگوں کی آنکھوں میں دھول بھی جھونکو جب تمہارے پاس پرفارمنس کوئی نہیں ہے. دبئی لیگز میں تمہاری جرت اور ہمت اور تمہاری ٹانگیں کانپ گئی ہیں کہ تم جا کر کے اس کی انکوائری کر سکو. ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی. اور زرداری کی فیملی کے سارے پیسے وہاں سے نکل رہے ہیں. لیکن شعیب شاہین صاحب دیکھیں، آپ تنقید کریں. اسکینڈل کی انکوائری نہیں کراتے. شعیب شاہین صاحب ایک منٹ، میں ایک چیز جاننا چاہتی ہوں. دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے بار بار آپ نے بھی سنا ہے کہ اعادہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، سہولت کار ہیں، ظاہر پتہ تو لگانا ہے. اس دن وائلنس تو ہوئی تھی، تو آپ لوگوں کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ 9 مئی کو بھولنا نہیں ہے. You need to find out، کیونکہ آپ لوگ احتجاج کے لیے نکلے تھے. یہ وہ میڈم، ہم لوگوں نے پہلے دن سے، میں خود اس میں، احمد خان صاحب اور میں وکیل ہیں، ہم نے 1 سال پہلے پٹیشن فائل کر رکھی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بناؤ. وہ ہم تو خود عدالت میں جانے والے ہیں کمیشن بنانے کے لیے. عمران خان نے 1000 مرتبہ مطالبہ کیا، میں نے کوئی 1000 پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے. ہم تو خود اس کے وکٹم ہیں اس ڈرامے کے. جو الیکشن چاہتا ہو مجھے بتا دیں، میں خود یہاں سے جیتا ہوا ہوں، میں ہوں. یہ الگ بات ہے کہ کٹ پتلیوں کو مسلط کر دیا گیا. جو الیکشن چاہتا ہو، کیا وہ دنگا فساد چاہے گا؟ عدالت نے حکم دیا پہلے 27 مارچ کو الیکشن کرائیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی تاریخ دے دی. پھر انہوں نے جب تاریخ بدلی، سپریم کورٹ نے 14 مئی کی ڈیٹ دی تھی. ہم نے تو کاغذات جمع کرا چکے تھے. ہمارے تو سارے ورکرز جو ہے وہ لوگ الیکشن کے لیے تیاری کر رہے تھے. یہ ڈرامہ بیسیکلی پی ڈی ایم اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا. وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے الیکشن کا التوا، انہوں نے الیکشن کا التوا کرا دیا. اور وہ دیٹ واز دی ریزن کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو 9 مئی کرانا تھا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، الیکشن سے آپ کہتے ہیں، ہاں ٹھیک، آپ کہتے ہیں الیکشن سے بھاگنے کے لیے 9 مئی کرانا تھا. اوکے، لیکن شعیب شاہین صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا، آن ریکارڈ سب کہتے ہیں، اور خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے چیئرمین 5 سال کے لیے، بانی چیئرمین عمران خان صاحب 5 سال کے لیے جیل میں رہیں گے تو ملک ترقی کرے گا، تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں ان سمیت، یعنی خرم دستگیر سمیت، جو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا 9 مئی نہ ہو. تو آپ لوگوں کے لیے تو سب سے زیادہ سکیپٹسزم یہ ہے کہ دوبارہ وائلنس ہوگا احتجاج کے نام پر. یہ عوام کے ریجیکٹڈ اور ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں. یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. فارم 45 کے مطابق یہ ڈاکو رانی مریم نواز ہاری ہوئی ہے، یہ شہباز شریف یہ ہارا ہوا ہے، یہ نواز شریف ہارا ہوا ہے. آپ جاوید لطیف کی گفتگو نہیں سنی؟ وہ کہتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ میرے حلقہ کھولیں، وہ کہتے ہیں پھر نواز شریف کا حلقہ بھی کھول دیں گے. بات یہ ہے کہ یہ جب اپنے حلقے ہار گئے ہیں، ان لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے. ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آتی یہ گفتگو کرتے ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن عمران خان نے باہر نکلنا ہے ان کے اقتدار کا آخری دن ہوگا، کیونکہ یہ نہ جیتے ہیں، نہ لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی پالیسی ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں کہ یہ پبلک میں کوئی پاپولیرٹی حاصل کر سکیں. اچھا، لوگ ان سے دیکھیں، محمود اچکزئی نے اچھی بات کی، انہوں نے کہا آصف علی زرداری، نواز شریف، بچو اس دن سے جس دن تم اپنے گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہ رہو، کیونکہ لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں ان سے. تو محمود خان اچکزئی کو جو آپ نے اختیارات دیے ہیں اب بات کرنے کے لیے، تو وہ تو سب سے بات کریں گے، تو اس کا مطلب اب آپ راضی ہیں اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ڈائیلاگ ہونا ضروری ہے حکومت میں بیٹھی جماعتوں سے بھی. دیکھیں، اس حوالے سے کل بھی میڈیا نے بات کی میرے سامنے، میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا. انہوں نے کہا جی مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہم نے آتھورائز کر دیا ہے محمود اچکزئی صاحب کو. باقی تفصیلات کیا ہیں ظاہر ہماری پولیٹیکل کمیٹی بیٹھے گی، عید کے بعد وہ اپنے معاملات طے کرے گی، اور جو بھی کوئی تفصیلات ہوں گی وہ سامنے آئیں گے. لیکن مذاکرات کی بنیاد تو مطلب آپ لوگوں نے طے کی ہوگی نا، عمران خان صاحب نے اور آپ کی جماعت نے یہ تو طے کیا ہوگا نا کہ کیا ٹی او آرز ہوں گے. مذاکرات کا ماحول
देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ने बोला और जमाल मुंतखिल साहब ने, जस्टिस अहमदुल्लाह साहब ने इमरान खान को कहा कि कौम आपकी तरफ देख रही है, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े मकबूल लीडर हैं, तो नेचुरली उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हुई और उन्हें उस मकसद के लिए ऑथराइज कर दिया महमूद अजगज़ई साहब को। तफसीलात के लिए हमारी जब माहौल बनेगा, पॉलिटिकल कमेटी की हमारी मीटिंग होनी है ईद के फ़ौरन बाद, हमारी हर सैटरडे होती है, प्रॉबेबली आज इसलिए नहीं होगी क्योंकि ईद की छुट्टियाँ होगी, तो हम बाकी तफसीलात भी तय करेंगे और डिस्कस भी करेंगे और वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मगर असल बात यह है कि इन कठपुतलियों को ना तो कोई आवाम मानती है, ना इसके पास कोई अथॉरिटी है, ना इनके पास कोई स्किल है, ना इनके पास कोई विल है कि इस मुल्क की तकदीर को बदलें और बेहतरी पैदा करें। अच्छा। इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये सिवाय करप्शन पे पर्दा डालने, खुद करप्ट प्रैक्टिसेस करने, खुद अपने मुकदमात ख़त्म कराने और माफिया के एजेंट के तौर पर सिर्फ काम कर रहे हैं। इनका कोई और काम नहीं है। आपने बजट देख लिया है, जिस अंदाज से लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर ये जुल्म ढाने जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि लोग इनके खिलाफ इस तरह खड़े हो जाएंगे कि ये मुंह छुपाने का काबिल नहीं रहेंगे। अब शोएब शाहीन साहब, क्योंकि आपने कहा कि ईद के बाद पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी और फिर उसके बाद सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हवाले से ज़ाहिर है आप हम सबको आगाह करेंगे, लेकिन जो अभी तक इत्तेहाद है अपोजिशन का, उसमें JUI से बातचीत तो हो रही है बाज़ाब्ता तौर पर, किसी किस्म की कोई हामी अभी नहीं भरी गई मौलाना साहब की साइड से। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात ज़रूर हुई है उनसे और उन्होंने भी कहा है कि हम कमेटी तश्कील देते हैं ताकि मामला तय हों। अगर JUI आप लोगों के साथ अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनती तो आप लोगों के जो मकसद है उसको नुकसान पहुंचेगा? देखिए, एक बात तो तय है, इस वक्त ये मौलाना फजल रहमान हमारे 3.5 साल इक़्तिदार के अलावा ये पहली दफ़ा है जो इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बने। वजह क्या है? वजह ये है कि हर किसी को पता है जो मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार होगा वो हमेशा हमेशा के लिए उसने डूब जाना है। जिसने सियासत करनी है इस मुल्क में, उस बंदे ने मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवारी नहीं करनी। ये बात तो एक तय हो गई है। PTM 1 का हश्र आपने देख लिया। लिहाजा मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान इस आर्जी इक़्तिदार की खातिर उनकी कश्ती में सवार हो जाएंगे। बाकी वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, उनकी अपनी मर्जी है, चाहें तो वो अपोजिशन के साथ करें। उन्होंने जो कहा है, उनके अल्फाज कि हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि कितनी शिद्दत हम अपनी तहरीक में लाएंगे। ये कहना कि हम उनके साथ चले जाएंगे ये मुमकिन नहीं है। बाकी मुलाकातें ज़ाहिर सियासी लोगों की होती हैं, वो हो रही हैं, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, चले गए, उनकी जो थोड़ी बहुत रही सही कसर बाकी रहेगी है, मेरा ख्याल है वो भी खत्म हो जाएगी। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा शोएब शाहीन साहब, आपने कहा कि नून लीग की कश्ती में जो सवार होगा वो कश्ती ने डूबना ही डूबना है, लेकिन उनकी तो आप देखिए माशाल्लाह हुकूमत है, सोली हुकूमत कर रहे हैं, काबीना उनकी है, सब कुछ उनके पास है, कहाँ उनकी कश्ती डूब रही है? आपका ख्याल है उनकी हुकूमत है? आप राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुने कि शुक्र करें मोहसिन नकवी ने हमसे प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मांग ली। वो ये कठपुतली हैं, ये वोट को इज्जत दो की बजाय इन्होंने बूट को इज्जत दो का नारा उठा लिया है। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये तो वो कठपुतली हैं कि इनको कोई इशारा करे ये भागते हुए चले जाएं। इनकी ना कैपेसिटी है, ना इनको जितवाया किसने? मुझे बताएं, रिटर्निंग ऑफिसर्स की ये जुर्रत थी कि 1,05,000 वोट लेके मैं बैठा हुआ हूँ। इनको पाल पोस्ट के बड़ा कराया गया रिटर्निंग ऑफिसर से और उसकी बुरी परवरिश कराई गई इलेक्शन कमीशन से, और इन लोगों के जरिए वो फॉर्म 47 उठाया और उनको उठा दिया गया। आज क्यों भाग रहे हैं ये रिटायर्ड जजेस की तरफ? क्यों नहीं ये ट्रिब्यूनल्स के सामने पेश हो रहे? क्यों अपने फॉर्म 45 नहीं ला रहे? वो ये रेत की दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं, रेत का मकान बना के बैठे हुए हैं। चलिए फिर इनके पास तो फाउंडेशन कोई नहीं है। ओके शोएब शाहीन साहब, क्योंकि आपने तो ज़ाहिर है वहाँ पे स्टे लिया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो जो ट्रिब्यूनल की तश्कील के अंदर जो रद्द-ओ-बदल हुआ, देखते हैं उस मामलात के अंदर क्या नतीजा निकलता है। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन बातों पर तज्जिया कराने के लिए हमारे सीनियर तज्जिया निगार ज़ैगम खान हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। ईद के बाद यकीनन जो सियासी मामलात हैं पाकिस्तान में वो थोड़ा ज़रा तेज़ी भी पकड़ेंगे। कुछ मुज़ाकरात के हवाले से जो बाज़ गश्त है उस पर भी बात करते हैं। सीनियर तज्जिया निगार ज़ैगम खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ैगम, सबसे पहले तो हम ज़रा से, क्योंकि बजट के ऊपर ज़ाहिर है आपने भी बड़ी बातें की हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकदम
PMLN کے ساتھ جو ساری جسے کہتے ہیں نا تحفظات، وہ بالکل عین بجٹ کے دن جاگتے ہیں. پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا نہیں بیٹھتے ہیں. پھر آن ریکارڈ ان کے گورنر بھی یہ کہتے ہیں ہم سارا بوجھ نہیں لینا چاہتے. پھر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اسپیس نہیں مل رہی. کیا معاملات ہیں اس وقت؟ پیپلز پارٹی ایکچولی کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت میں شمولیت کے بارے میں جو پالیسی ہے اس میں کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں زرداری صاحب کا ایک موقف رہا ہے اور بلاول صاحب کا ایک اور موقف رہا ہے. یعنی اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسی پالیسی اپنائی کہ حکومت میں جانا بھی ہے لیکن کوئی ذمہ داری بھی نہیں لینی. یعنی پبلک پوزیشن میں یہ لینی ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں اور ایفیکٹولی پار لینی ہے. اب جس کو وہ آئینی عہدے کہتے ہیں، پاکستان میں تو ظاہر ہے وہ اپنی ایک پاور رکھتے ہیں اور پھر وہ گورنمنٹ سے ان کے MNAs نمائندگان مختلف مرات بھی ان کے لیتے ہیں، اور سندھ کا صوبہ بھی ان کے پاس ہے اور وہ مرکز کے ساتھ کلوز کام کرتا ہے. تو ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو پوزیشن ہے یہ پوزیشن آف کنفیوژن ہے. اب جو ایک بجٹ ہے اس میں ظاہر اس بجٹ کی ایک اپنی مشکلات ہیں، اپنی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ایک ان پاپولیرٹی کا بوجھ ہے. اب یہ بوجھ پیپلز پارٹی نہیں اٹھانا چاہ رہی، لیکن ذمہ داری تو ہے کیونکہ انہوں نے اس بجٹ کو ووٹ دینا ہے. بالکل. اگر اس بجٹ کو پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے گی تو یہ حکومت گر جائے گی، اور اس بات کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس حکومت کو گرائے یا اس حکومت کو گرنے دے. کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نے ایسا کیا تو سندھ کی بھی خیر نہیں اور پیپلز پارٹی بھی خیر نہیں. وہ جس ارینجمنٹ کے تحت آئے ہیں اس ارینجمنٹ کے تحت انہوں نے ساتھ رہنا ہے. لیکن جس وقت تک بجٹ ووٹنگ کے لیے نہیں رکھا جاتا اس وقت تک انہوں نے دکھانا ہے اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کر کے، ڈسٹینس کریٹ کر کے کہ نہیں ہمارا تو اس بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک لحاظ سے بات ٹھیک ہے، وزارت خزانہ ان کے پاس نہیں ہے، صحیح، بہت زیادہ ان کی ان پٹ بھی نہیں لی ہوگی، ان سے پوچھا بھی نہیں گیا. اور وہ جو لطیفہ آج کل چل رہا ہے اس لطیفے میں بھی بڑی جان ہے کہ شاید مسلم لیگ نواز سے بھی نہیں پوچھا گیا کیونکہ وزارت خزانہ جو ہے، وزارت خزانہ تو مسلم لیگ نواز کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز نے اتنا بھی موو نہیں کرنا تھا جتنا اس بجٹ نے موو کیا ہے. آپ کی میری تو ظاہر خواہش تھی کہ اس سے بہت آگے اور مختلف طرح سے جاتے، لیکن اتنا بھی انہوں نے موو نہیں کرنا تھا. اسی لیے وزارت خزانہ ان سے لے لی گئی تھی اور انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنا کے ایک اور ڈیزاسٹر. ہاں تو اچھا، اب لیکن یہ تو بات چلیں آپ نے بالکل بڑی اچھی طرح سے بتائی کہ کیوں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو نہیں رکھا اور اورنگزیب صاحب سے بنوایا. لیکن تب بھی زیغم اس بجٹ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کئی جگہ پر مسلم لیگ نون اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچانے میں کامیاب ضرور ہوئی ہے. یعنی اگر وہ خود نہیں ہوئی تو پیپلز پارٹی اور یہ ساری پارٹیوں نے مل کر ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں جی ایگریکلچر کو تو ہاتھ نہ لگائیے گا، زمینداروں کو، جاگیرداروں کو نہ چھوئیے گا آپ. اور اسی طرح سے بوجھ اگین جو آپ ڈال رہے ہیں وہ آپ آلریڈی ٹیکسڈ لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. اور آپ جس طرح سے نان فائلر کا ذکر کیے چلے جائیں، لیکن ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کیا کبھی پارلیمان سوچتی ہے کسی قسم کی کوئی نئی قانون سازی کی طرف جانے کا؟ نادیہ، اگر اس طریقے سے، جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں 30 سال سے، اس طریقے سے اگر پولیٹیکل کیپٹل بچا کرتے تو آج یہ پارٹیاں اس حالت میں نہ ہوتی، اتنی اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ نہ ہوتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ دو پارٹیاں نہ ہی ہوتی حکومت میں. بہت بڑی قیمت دی ہے. تو اس لیے پولیٹیکل کیپٹل تو میرے خیال میں ان کا نہیں بچا. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو الیٹ انٹرسٹ ہیں اس کو اس وقت بھی وہ بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے بنیادی کام کرنا تھا، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکس کا اماؤنٹ بڑھانا ہے، وہ تو بڑھانا ہے. پاکستان میں ٹیکس جو ہے ایک طرف سے آپ دیکھیں تو پاکستان میں ٹیکس بہت کم ہے، 9% آف GDP ہے. دوسری طرف دیکھیں تو ایک ظلم ہے کہ غریب ترین لوگوں پر بہت بڑا بوجھ ڈالا گیا ہے. اب دیکھیں کیسر بنگالی صاحب نے ایک سٹڈی کوٹ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک امیر آدمی جب 100 خرچ کرتا ہے تو وہ 10 روپے دیتا ہے، غریب آدمی جب 100 روپے خرچ کرتا ہے تو وہ 21 روپے دیتا ہے ٹیکس میں. یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بجائے، یعنی جو ضرورت ہے، دیکھ لیجیے نا، سادہ سی بات ہے. آپ بتائیے میں اگر ایڈوانس ٹیکس دے رہا ہوں، آپ ایڈوانس ٹیکس دے رہی ہیں، تو وہ تو جا کے ہم سال کے اینڈ پہ اپنے ٹیکس میں اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے نا. بالکل.
एक गरीब आदमी जो एडवांस टैक्स देगा, जिसका टैक्स बनता ही नहीं है, तो वो कहाँ एडजस्ट करेगा, जाहिर है। वो कैसे जाके वापस लेगा? बिल्कुल ठीक वो है। कहाँ एडजस्ट करेगा? देखिए, डायरेक्ट ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं गए, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ नहीं गए, अभी तक मफादात को बचाने की जो जिद्दोजहद है वो जारी है। ज़हम, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो मुज़ाकरात के हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब को इख्तियार दिए, तो बताया यही शोएब शाहीन साहब ने भी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो बात थी वो इमरान खान साहब ने सुनी और एक लीडर के तौर पर उन्होंने मतलब ये मुज़ाकरात की इजाज़त या इख्तियार दे दिया है। क्या देख रहे हैं आप, ये मुज़ाकरात कामयाब होते देख रहे हैं? देखिए, अभी ताज़ा तरीन जो खबर आई है अडियाला जेल से, उसमें तो इमरान खान को ने सहाफ़ियों को फिर से कह दिया है कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो महमूद अचकज़ई साहब का अपना तो कोई पॉलिटिकल वेट नहीं है, आपको पता है, वो तो बलूचिस्तान में पिट चुके हैं, उनके पास तो एक सीट भी नहीं होनी थी। तो वो तो उनका जितना थोड़ा बहुत वेट था वो इसी बात पे था कि वो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनके बिहाफ पे गुफ्तगू करनी थी। अगर इमरान खान ने उनको मैंडेट ही नहीं दिया, जैसे ताज़ा तरीन बात से शामिल है, तो उनकी बात में तो कोई वजन नहीं होगा। नहीं, लेकिन पूरी पार्टी तो कहती है, ज़हम खान साहब, पूरी पार्टी तो कह रही है कि उन्होंने इख्तियार दे दिया है। अब अगर खान साहब ताज़ा तरीन कोई नई बात कर रहे हैं तो फिर वो चाहते क्या है, ये पॉलिसी है क्या उनकी? देखिए, पूरी पार्टी, मैं फिर आपसे अदब से गुजारिश करूंगा, पूरी पार्टी इमरान खान है। जब इमरान खान कह दे कि नहीं हम सिर्फ ताकतवरों से बात करेंगे, तो उसमें कोई बात नहीं। जो बज़ाहिर नजर आ रहा था कि जो उनकी एक पोजीशन है कि पॉलिटिशियन से पॉलिटिकल सफेयर में बात नहीं करनी, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उसकी एक जाहिर एक वजह यह भी है कि वो समझते हैं कि झगड़ा ही हमारा इस्टेब्लिशमेंट से है, हमारे मसाइल ही उन्हीं से हैं, और जब उनसे मसाइल तय होंगे तभी हमारे मसले हल होंगे। लेकिन ये एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत के, सियासतदानों के, जमहूरियत के, इनके सब मसले तब होंगे जब ये आपस में मिलकर बैठेंगे और रूल्स ऑफ द गेम तय करेंगे। और इस वक्त जो इस मामले पर आउटसाइडर है वो खुद इमरान खान है, क्योंकि जब से वो ताकत में आए हैं 2014 से, जब उनकी एक इन्फ्लुएंस बना है, तब से वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं। हुकूमत में होते हैं तो अपोजिशन को नहीं मानते, अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत को नहीं मानते। तो उन्हें बात करनी चाहिए। बात तो एक सियासतदान तो हर वक्त बात करता है, सबसे बात करता है। अच्छा, तो एक तो तरफ ये मामलात हैं, दूसरी तरफ मैं ये जानना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है इस वक्त, इसको आप कैसा चलता देख रहे हैं? क्या मईशत संभालना से ही उनकी बका है, या आई पुट इट दैट वे? इस बजट को देखकर जो एक बात मेरे जहन में आई और मुझे यकीन आया कि इस हुकूमत को एश्योरेंस दी गई है कि कम से कम 3-4 साल आपको दिए जाएंगे, या शायद ये एश्योरेंस की गई है कि 5 साल आपको दिए जाएंगे। वरना ये वाला बजट मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत पेश करती। ये मजीद इससे भी ज्यादा डिजास्टर क्रिएट करते, जितने स्टेप्स इसमें लिए गए वो ये भी ना लेते। तो एक बजट से ये वाज़े लग रहा है। अब क्या माशी तौर पर ठीक करने से उनकी सूरत हाल बहाल हो सकती है? मेरे ख्याल है इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत को सोचने की जरूरत है वो ये है कि एक सस्टेनेबल अंदाज में पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला जाए, सियासी कीमत दी जाए। 1991 में जब इंडिया ऐसी पोजीशन में था जैसे में पाकिस्तान है, उस वक्त नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, मनमोहन साहब उस वक्त जो है उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने वो स्टेप्स लिए जो लेना जरूरी थे, उसकी कीमत देनी पड़ी, एक इलेक्शन हारा, लेकिन उसके बाद वही मनमोहन साहब जो वजीर खजाना थे वो वजीर आजम बने। आज तक भारत उनको सलाम पेश करता है और उस वक्त से आज तक भारत वापस IMF के पास नहीं गया। हमें उस तरह की एक जुर्रतमंदाना क़यादत की जरूरत है और जुर्रतमंदाना फैसलों की जरूरत है। ये नहीं कि साल साल का सोचते रहें और पाकिस्तान की मईशत को मजीद दलदल में धकेलते रहें। अब ये जुर्रतमंदाना जो फैसले हैं, आपने कहा कुछ तो इन्होंने ले लिए, इसका मतलब एश्योरेंस थी कि 5 साल की ये हुकूमत करेंगे, लेकिन इस पर अमल दरामद होना, अगर वाकई नॉन फाइलर्स से भी आप टैक्स आना चाहते हैं और जो दीगर आप लोगों ने टैक्सेस लगाए हैं कि जिससे आप समझते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर होगी, या जिनके ऊपर छूट थी वो छूट ख़त्म की गई है, ये बरकरार रहती है तो ठीक, नहीं रहती बरकरार तो सबको समझ में आ जाएगा कि एक मरतबा फिर से एक आई वॉश है। अभी भी बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जो कि नहीं किए गए हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में इस पे भी फोकस रखेंगे। कल आप सब लोग ईद अच्छी तरह से मनाइएगा। आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच।
इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।